स्वागत है। आज हम कुछ अहम सम्मेलनों और आयोजनों पर थोड़ी गहराई से नज़र डालेंगे। ये वो इवेंट्स हैं जो हाल ही में भारत में हुए हैं या फिर जल्द ही होने वाले हैं। हमारे पास इनसे जुड़े कुछ स्रोत हैं, सरकारी विज्ञप्तियां हैं, कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स, नोट्स वगैरह। मकसद यह है कि इनसे मुख्य बातें निकालें, समझें कि इनके पीछे की सोच क्या है, क्या मुद्दे रहे और हमारे लिए मतलब आम लोगों के लिए इनके मायने क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। बिल्कुल। और ये सिर्फ इवेंट्स नहीं है, ये एक तरह से आईना है जो दिखाते हैं कि देश किन चीज़ों पे फोकस कर रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, युवा हो, गवर्नेंस हो या पर्यावरण। तो हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि ये अलग अलग कड़ियाँ कैसे जुड़ती हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं टेक्नोलॉजी और भविष्य वाले आयोजनों से। ये आजकल हर जगह चर्चा में है। अक्टूबर 2025 में दिल्ली के यशोभूमि में 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस मतलब IMC होना है। इसका विषय अभी हाल ही में आया है, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। ये ट्रांसफॉर्म शब्द पे जोर है। हाँ, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म मतलब सिर्फ नया बनाना नहीं, बल्कि उससे बदलाव लाना, बड़ा बदलाव। और ये तब और मायने रखता है जब हम देखते हैं कि पिछला IMC भी अक्टूबर 2024 में ही हुआ था। सही। और इससे पहले मई 2024 में इंडिया 6G 2024 कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। हाँ, 6G। ये दिखाता है कि भारत अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी में सिर्फ पीछे नहीं रहना चाहता, बल्कि शायद लीड करना चाहता है। बिल्कुल। और इसी भविष्य की तकनीक में एक और बड़ा नाम आजकल सुन रहे हैं हम, सेमीकंडक्टर्स। सितंबर 2024 में ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन इंडिया 2024 हुआ। थीम था सेमीकंडक्टर भविष्य को आकार देना। ये सेमीकंडक्टर अचानक इतने अहम क्यों हो गए? मतलब पहले तो आम बातचीत में इतना नहीं सुनते थे हम इनके बारे में। हाँ, ये सवाल वाजिब है। देखिए, इसकी कई वजह हैं। पहली तो ये कि आज की लगभग हर टेक्नोलॉजी, आप फोन ले लीजिए, कार, मेडिकल इक्विपमेंट, डिफेंस सिस्टम, सब सेमीकंडक्टर चिप्स पर ही चलते हैं। अच्छा। और दूसरी बात, पिछले कुछ सालों में जो ग्लोबल सप्लाई चेन में दिक्कतें आई, हाँ, कोविड के टाइम पे खासकर। बिल्कुल, उससे ये साफ हो गया कि इन चिप्स के लिए कुछ ही देशों पर निर्भर रहना कितना रिस्की हो सकता है। तो भारत का इस पर फोकस करना सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक जरूरत भी है। वो आत्मनिर्भरता वाली बात है ना। हाँ। ये उसी का हिस्सा है। समझ गया। मतलब ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा और इकोनॉमी से भी जुड़ा है। हाँ। अच्छा, इसी तरह फरवरी 2025 में बेंगलोर में 15वां एरो इंडिया शो होना है। उसका विषय है अरबों अवसरों का रनवे। ये भी तो बड़ी आर्थिक संभावनाओं की तरफ इशारा है। निश्चित रूप से एरोस्पेस और डिफेंस में आत्मनिर्भरता और एक्सपोर्ट बढ़ाना, ये सरकार का एक बड़ा लक्ष्य लगता है। और अरबों अवसरों का रनवे जैसा थीम, ये तो साफ साफ ग्लोबल इन्वेस्टर्स और कंपनियों को एक संदेश है कि यहाँ बहुत पोटेंशियल है। हाँ बिल्कुल, कि भारत इस सेक्टर में बड़े स्केल पर ग्रोथ देख रहा है। लेकिन हाँ, सवाल ये भी है कि ये जो बड़े लक्ष्य हैं, इन्हें असलियत में बदलने के लिए ज़मीनी चुनौतियाँ क्या है और उनसे कैसे निपटा जा रहा है। ये अहम सवाल है। खैर, अब जरा उन इवेंट्स पर आते हैं जिनका सीधा ताल्लुक देश के युवाओं से है। जनवरी 2024 में नासिक में 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुआ था। इसका विषय मुझे बड़ा दिलचस्प लगा, मेरा भारत विकसित भारत एट 2047, युवाओं द्वारा युवाओं के लिए। ये विकसित भारत एट 2047 तो हर जगह है आजकल। हाँ, और इसका युवाओं से जुड़ना बहुत मायने रखता है। ये सिर्फ एक दूर का सपना नहीं है, ये उस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी सीधे युवाओं को देने जैसा है। युवाओं द्वारा युवाओं के लिए। ये बताता है कि पॉलिसी मेकर्स युवाओं को सिर्फ योजनाओं का फायदा लेने वाला नहीं, बल्कि पार्टनर मान रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एक्टिव पार्टनर बल्कि लीडर। और शायद इसी सोच को दिसंबर 2024 में जो चीफ सेक्रेटरीज की चौथी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी बल मिला। उसका विषय था उद्यमिता, रोजगार और कौशल को बढ़ावा देना, जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना। ये जनसांख्यिकीय लाभांश या डेमोग्राफिक डिविडेंड, इसे थोड़ा और समझाएंगी? जरूर। डेमोग्राफिक डिविडेंड का सीधा मतलब है कि किसी देश की इकोनॉमी को उसकी आबादी की उम्र के स्ट्रक्चर में बदलाव से जो फायदा मिल सकता है। भारत के मामले में हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा युवा है, मतलब वर्किंग एज में है। और जो निर्भर लोग हैं, बच्चे और बूढ़े, उनका अनुपात कम है। अच्छा। तो अगर इस बड़ी युवा आबादी को अच्छी शिक्षा, हेल्थ और सबसे जरूरी सही स्किल्स और रोजगार के मौके मिलें, तो वो इकोनॉमी को बूस्ट दे सकते हैं। जबरदस्त बूस्ट। यही वो लाभांश है
लेकिन हाँ, अगर हम उन्हें सही मौके में ही दे पाए तो यही बड़ी युवा आबादी एक चुनौती भी बन सकती है। तो ये अवसर भी है और चुनौती भी। और चीफ सेक्रेटरीज का इस पर ध्यान देना ये दिखाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर इसकी जरूरत महसूस हो रही है। बिल्कुल, युवाओं की स्किलिंग और जॉब क्रिएशन पर फोकस इसीलिए इतना जरूरी है। तो क्या मार्च 2025 का फिट इंडिया कार्निवल भी इसी का हिस्सा है, मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट? हाँ, कह सकते हैं। ये दिखाता है कि युवाओं के विकास को सिर्फ पढ़ाई या कमाई के नजरिए से नहीं देखा जा रहा। हेल्थ और फिटनेस भी उतने ही जरूरी हैं। आखिर एक हेल्दी और एनर्जेटिक युवा ही तो देश के लिए कुछ कर पाएगा ना। सही बात है। तो हाँ, ये एक होलिस्टिक अप्रोच का इशारा है। ठीक है, अब थोड़ा गवर्नेंस, पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ चलते हैं। जी। सितंबर 2024 में मुंबई में ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। विषय था विकसित भारत, सुरक्षित और सतत ई सेवा वितरण। यहाँ फिर विकसित भारत, और इस बार जोर सुरक्षित और सतत ई सेवाओं पर है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि सरकारी सेवाओं को सिर्फ ऑनलाइन ले आना काफी नहीं है। ये पक्का करना भी जरूरी है कि ये डिजिटल सेवाएं सेफ हों, मतलब लोगों का डेटा सेफ रहे, कोई हैकिंग वगैरह ना हो। और सतत या सस्टेनेबल का मतलब है कि ये सर्विसेज लंबे समय तक बिना रुके चलती रहें और एनवायरनमेंट के लिहाज से भी जिम्मेदार हों, जैसे डेटा सेंटर्स कम बिजली खाएं। अच्छा, तो ये डिजिटल गवर्नेंस को और मैच्योर बनाने की कोशिश है। बिल्कुल, भरोसेमंद बनाने की। और गवर्नेंस का एक पहलू इंटरनल सिक्योरिटी भी है। जुलाई 2025 में रांची में ईस्टर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग हुई। उसमें 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने के लक्ष्य को दोहराया गया। क्या ये लक्ष्य रियलिस्टिक लगते हैं? देखिए, लक्ष्य तय करना और उसे पब्लिकली कहना ये सरकार की कमिटमेंट दिखाता है। लेकिन नक्सलवाद जैसी जो जटिल समस्याएं हैं, उनका हल सिर्फ सिक्योरिटी एक्शन से नहीं होता। उसमें सामाजिक, आर्थिक विकास, लोकल लोगों का भरोसा जीतना, पॉलिटिकल विल, बहुत कुछ शामिल होता है। तो लक्ष्य कितना रियलिस्टिक है, ये तो इन सब मोर्चों पर कितनी ठोस तरक्की होती है उस पर निर्भर करेगा। ये एक लगातार चलने वाली चुनौती है। सही कहा। अब जरा इंटरनेशनल फ्रंट पर आते हैं। मार्च 2025 में नई दिल्ली में 10वां रायसीना डायलॉग हुआ। विषय था कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह। ये थीम तो काफी बड़ा और फिलोसॉफिकल सा लगता है। हाँ, रायसीना डायलॉग अब भारत का एक बड़ा ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन गया है और इसका विषय लोग, शांति और ग्रह ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ अपनी रीजनल या बायलैटरल चिंताओं तक ही नहीं रहना चाहता है, बल्कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल पीस, ह्यूमन डेवलपमेंट जैसे जो बड़े वैश्विक मुद्दे हैं उन पर बातचीत और हल निकालने में एक्टिव रोल निभाना चाहता है। अच्छा। और जून 2025 का जो भारत मध्य एशिया संवाद हुआ वो भी इसी एक्टिव फॉरेन पॉलिसी का उदाहरण है। सेंट्रल एशिया स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। तो एक तरफ टेक्नोलॉजी, यूथ, गवर्नेंस और दूसरी तरफ ग्लोबल स्टेज पर बड़ा रोल। ठीक है, अब जरा विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य से जुड़े इवेंट्स देखते हैं। जनवरी 2024 में फरीदाबाद में 9वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हुआ। थीम था अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक संबंध। और जुलाई 2024 में भोपाल में राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का विषय था अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का जागरण। ये अमृतकाल और साइंस का क्या कनेक्शन बन रहा है? अमृतकाल शब्द का इस्तेमाल हो रहा है भारत की आज़ादी के 75वें साल से 100वें साल तक की अवधि के लिए, यानी 2047 तक। इसे एक ऐसे दौर की तरह देखा जा रहा है जिसमें भारत को विकसित देश बनना है और जाहिर है इस लक्ष्य में साइंस और टेक्नोलॉजी का रोल बहुत बड़ा माना जा रहा है। इन सम्मेलनों के विषय सार्वजनिक संबंध और राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का जागरण ये बताते हैं कि कोशिश सिर्फ लैब में रिसर्च की नहीं है, कोशिश है साइंस को आम लोगों तक ले जाने की, उसे पॉपुलर बनाने की और एक साइंटिफिक सोच, एक वैज्ञानिक मिजाज बनाने की। और हिंदी में विज्ञान सम्मेलन भी इसीलिए। हाँ, ताकि भाषा रुकावट न बने, विज्ञान सब तक पहुंचे। विज्ञान को लोगों से जोड़ना ये जरूरी है। अच्छा, एनवायरनमेंट के फ्रंट पर जनवरी 2024 में मुंबई में क्लाइमेट समिट 2024 हुआ। विषय था भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। ये हरित परिवर्तन या ग्रीन ट्रांजिशन सुनने में तो अच्छा है, पर इसे डिकोड करने की जरूरत क्यों? क्योंकि ये ग्रीन ट्रांजिशन सिर्फ सोलर पैनल लगाने या इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने भर का मामला नहीं है। ये पूरी इकोनॉमी और सोसाइटी का एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। इसमें एनर्जी प्रोडक्शन के तरीके बदलना है,
इंडस्ट्रीज को इको फ्रेंडली बनाना है, हमारी लाइफस्टाइल बदलनी है। और ये सब करते हुए इकोनॉमी भी बढ़ानी है। एग्जैक्टली। तो इसे डिकोड करने का मतलब है इन सब मुश्किलों को समझना, चुनौतियों को पहचानना, जैसे कोयले पर निर्भरता कैसे कम करें, नई टेक्नोलॉजी के लिए पैसा कहाँ से आएगा, और भारत के लिए एक प्रैक्टिकल रास्ता ढूंढना। मार्च 2025 का जल स्थिरता शिखर सम्मेलन भी इसी चिंता का हिस्सा है, खासकर इंडस्ट्रियल वाटर यूज पर फोकस। हाँ, ये दिखाता है कि रिसोर्स मैनेजमेंट पर सीरियसली ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल। और हेल्थ में एक बड़ा अनोखा कॉम्बिनेशन दिखा। दिसंबर 2024 में देहरादून में 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस हुआ। विषय था डिजिटल स्वास्थ्य, एक आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य। पारंपरिक आयुर्वेद और मॉडर्न डिजिटल हेल्थ, ये कैसे जुड़ सकता है? ये वाकई एक बहुत दिलचस्प कोशिश है। इसका मतलब शायद ये है कि आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं, जो इलाज हैं, उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाए। जैसे टेली कंसल्टेशन हो सकता है, ऐप बेस्ड डायग्नोसिस में मदद हो सकती है, या आयुर्वेद के ज्ञान का डिजिटल आर्काइव बनाना। अच्छा, तो इससे आयुर्वेद की पहुंच बढ़ सकती है। हाँ, पहुंच बढ़ सकती है। और शायद इसे मॉडर्न हेल्थ डेटा के साथ जोड़ने के रास्ते भी खुल सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें चुनौतियां भी होंगी, जैसे पारंपरिक ज्ञान की ऑथेंटिसिटी बनाए रखना, साइंटिफिक वैलिडेशन वगैरह। ये ट्रेडिशनल और मॉडर्न का मेल सोचने लायक है। आखिर में कल्चर और इकोनॉमी के कुछ और पहलू। सितंबर 2024 में भारत मंडपम नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया का 3रा संस्करण हुआ। ये फूड प्रोसेसिंग पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? फूड प्रोसेसिंग भारत के लिए कई वजहों से जरूरी है। एक तो ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच की कड़ी है। इससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिल सकता है, फसल के बाद का नुकसान कम होता है, जॉब्स पैदा होती हैं, खासकर गांव में, और फूड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी बढ़ता है। तो वर्ल्ड फूड इंडिया जैसे इवेंट्स ग्लोबल इन्वेस्टर्स और टेक्नोलॉजीज को इस सेक्टर में लाने का एक मंच देते हैं। और मई 2025 में पटना में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक भी इसी से जुड़ी है। हाँ, वो भी इसी दिशा में एक कदम है, लोकल प्रोड्यूसर्स को इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ने की कोशिश। ठीक है। और कल्चर, सितंबर 2024 में सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का पहला एडिशन हुआ, जिसमें नॉर्थ ईस्ट पर फोकस था। और दिसंबर 2024 में भारत समुद्री विरासत सम्मेलन भी। हाँ, ये इवेंट्स दिखाते हैं कि इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ-साथ कल्चरल रूट्स और हेरिटेज को बचाना भी एजेंडे में है। नॉर्थ ईस्ट की कलाओं को मंच देना, ये कल्चरल डाइवर्सिटी और नेशनल इंटीग्रेशन दोनों के लिए अच्छा है। और समुद्री विरासत, वो न सिर्फ भारत के रिच इतिहास की याद दिलाता है, बल्कि आज की ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्र से जुड़े संसाधनों पर आधारित अर्थव्यवस्था की इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट करता है। ये सॉफ्ट पावर और इकोनॉमिक मौके दोनों से जुड़ा है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो कई चीजें बार बार आ रही हैं। हर सेक्टर में डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाना, विकसित भारत एट 2047 के लक्ष्य के आसपास पॉलिसी बनाना, बिल्कुल, युवाओं को सेंटर में रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पर्यावरण पर ध्यान, हाँ, गवर्नेंस को बेहतर बनाना और ग्लोबल लेवल पर अपनी भूमिका बढ़ाना। बिल्कुल सही। ये सारे सम्मेलन भारत के एक बहुत एम्बिशियस एजेंडा की झलक देते हैं। आप देखिए, भविष्य की 6G टेक्नोलॉजी से लेकर सदियों पुराने आयुर्वेद तक, सेमीकंडक्टर जैसे स्ट्रैटेजिक सेक्टर से लेकर फूड प्रोसेसिंग जैसे बेसिक उद्योगों तक, नेशनल यूथ पावर से लेकर ग्लोबल राइसीना डायलॉग तक, ये एक बहुत बहुत वाइड और मल्टी डायमेंशनल तस्वीर है, जिसमें मौके भी हैं और जाहिर तौर पर बड़ी चुनौतियां भी हैं। तो ये आयोजन सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं है, ये दिखाते हैं कि भारत कहाँ जाना चाहता है और किन रास्तों पर चलने की कोशिश कर रहा है। ये उसकी उम्मीदों और चुनौतियों दोनों का आईना है। और यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ी जा सकती है कि ये जो इतने सारे अलग-अलग और बड़े-बड़े लक्ष्य हैं जो इन सम्मेलनों में दिखते हैं, भारत को अपने 2047 के अपने विजन तक पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा किस एक चीज पर, किस एक सूत्र पर फोकस करने की जरूरत होगी? क्या वो तकनीकी इनोवेशन है, या युवा शक्ति का सही इस्तेमाल, या गवर्नेंस में सुधार, या कुछ और? वो एक सबसे जरूरी कड़ी क्या होगी, इस पर सोचना दिलचस्प रहेगा।